अब आज अपन रूल ऑफ लॉ या विधि शासन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिश संविधान का मूलभूत सिद्धांत और उद्देश्य वहाँ विधि शासन की स्थापना करना है। विधि शासन के सिद्धांत को हम कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा भी स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान में भी विधि शासन के बारे में महत्वपूर्ण मानते हुए ये कहा है कि प्रशासन विधि का संपूर्ण आधार विधि शासन के सिद्धांत पर आधारित है। विधि शासन का जो कंसेप्ट है, मूल जो प्रतिपादक है एडवर्ड कोक हैं। सर एडवर्ड कोक की यह सैद्धांतिक मान्यता है कि राजा के विरुद्ध संघर्ष में ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों को सफलतापूर्वक यह उपलब्धि प्राप्त हुई है कि राजा को ईश्वर तथा विधि के अधीन कार्य करना होगा। राजा को ईश्वर अथवा विधि के अधीन कार्य करना होगा। एडवर्ड कोक ने कार्यपालिका के विरुद्ध विधि की सर्वोच्चता को स्थापित किया। कार्यपालिका के विरुद्ध विधि की सर्वोच्चता को स्थापित या प्रतिस्थापित किया है। डायसी ने भी एडवर्ड कोक के जो विधि शासन के जो सिद्धांत की को अपनी किताब में भी लिखा है, अपने पुस्तक में विधि एवं संविधान में भी विकसित किया है। और जो कि उनकी किताब 1885 में प्रकाशित हुई है, उनमें भी उन्होंने ये बताई है। विधि और संविधान नामक अपनी जो पुस्तक में उन्होंने डायसी ने विधि शासन के सिद्धांत को 3 अर्थों में अभिव्यक्त किया है। विधि की सर्वोच्चता प्रथम, दूसरी बात उन्होंने कही है विधि के समक्ष समता, और अंतिम बात उन्होंने अपनी कही है वो है विधि की भावना की सर्वव्यापकता होनी चाहिए। मतलब ये क्या हुआ, पहला तो उन्होंने कहा विधि की सर्वोच्चता, दूसरी बात उन्होंने की विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता और तीसरी बात उन्होंने कही है विधि की भावना की सर्वव्यापकता की भी बात उन्होंने अपने बात में रखी है। तो हम पहली बात करें कि विधि की सर्वोच्चता। प्रोफेसर डायसी ने विधि शासन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका मतलब यह है कि विधि की पूर्ण सर्वोच्चता है, जो कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी और जो मनमाने जो शक्ति की बात है उसके व्यापक जो जो स्वविवेक की शक्ति के प्रभाव के विरुद्ध है। विधि शासन मुख्यतः क्या होता है, मनमाने पूर्ण और स्वविवेकीय, और तीसरी बात हम कहें कि एकाधिकार व्यवस्था को रोकता है। तो ये कहें कि विधि शासन में जो मनमाने पूर्ण, स्वविवेकीय और जो मोनोपोली की बात करते हैं या एकाधिकार की बात कही को अवरोध करता है या रोकता है या इसके संबंध में इनकार करता है। डायसी ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन की जनता को शुद्ध रूप से विधि एवं एकमात्र विधि द्वारा प्रशासित किया गया था। किसी व्यक्ति को विधि का उल्लंघन करने मात्र पर दंडित किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसे किसी अन्य प्रकार से दंडित नहीं किया जा सकता। डायसी के अनुसार जहाँ कहीं विवेक का प्रश्न उठता है वहाँ मनमान्यपूर्ण कार्य करने की व्यवस्था होना निश्चित है।
तो ये मान लिया जाता है कि क्योंकि जहाँ ये दे दिया है कि भाई आप अपनी मर्जी से करो मनमाने पूर्ण, तो उसमें निश्चित रूप से ही कहीं न कहीं विधि की मतलब मनमाने पूर्ण कार्य करने पर ये होना निश्चित हो जाता है कि विधि शासन के लिए दिक्कत हो जाती है। और वेड थे, उन्होंने क्या कहा है इसके लिए? विधि के शासन के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को विधि के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसके शरीर तथा उसके सामान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं उसे दंडित किया जा सकता। केवल विधि के सम्यक व्यवस्था के अंतर्गत ही उसे रोका जा सकता है या दंडित किया जा सकता है। डायसी ने तो इस सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत करते हुए ये भी कहा है कि विधि का शासन कॉमन लॉ व्यवस्था को केंद्रीय बिंदु है तथा यह मूलभूत है, मतलब ये एक मूलभूत बात है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि विधि के समक्ष क्षमता कि विधि के समक्ष सभी को समानता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य विधि के अंतर्गत सभी नागरिक समान हैं और ऐसी विधि को न्यायालयों द्वारा भी प्रशासित किया जाना चाहिए और नागरिकों को एक ही विधि के अधीन माना जाता होना चाहिए और कोई असाधारण अधिकरण अथवा विशेष न्यायालय नहीं होते हैं थे जहां सरकार के अधिकारियों द्वारा अन्य प्राधिकारियों को भी पृथक से प्रशासित किया जाता। और जो तीसरी बात उन्होंने कही थी कि विधि की भावना की सर्वव्यापकता होनी चाहिए। उन्होंने ये माना था कि कई देशों में क्या होता है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार और गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये सभी अधिकार लिखित संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता था। ये अधिकार न्यायिक निर्णयों की देन है जो विभिन्न पक्षकारों के आपसी विवादों में न्यायालयों द्वारा निर्णित किए गए। और ये भी उन्होंने कहा है कि नागरिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से अधिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें न्यायालयों द्वारा परिवर्तित किया जाता है, न कि अधिकारों का दस्तावेजों के माध्यम से घोषणा मात्र है। दूसरी स्थिति में नागरिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जा सकता है अथवा उसमें काट छांट हो सकती है। डायसी ने तो अपनी पुस्तक विधि एवं संविधान में कहा है कि संवैधानिक विधि जो अन्य देशों में स्वाभाविक संवैधानिक विधि के ही अंग माने जाते हैं, वे स्वयं में कोई भी स्रोत नहीं है बल्कि व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम हैं, जैसा कि न्यायालयों द्वारा प्रदत्त किया गया है। लिखित संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का समावेश मात्र कोई ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान धारण नहीं करता है। डायसी ने कहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों को समावेश मात्र से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान लिखित संविधान में धारण नहीं करता है जब तक कि उनके परिवर्तन के लिए न्यायालयों द्वारा उपचार प्रदान नहीं किए जाते हैं। उन्होंने ये भी डिक्लेरेशन किया है, ये भी उद्घोषणा की है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम न तो कोई सिद्धांत प्रतिपादित करता और न ही कोई अधिकार के बारे में कोई अपना परिभाषित नहीं करता, बल्कि ये तो एक व्यवहारिक प्रयोजन के लिए अनेक कुछ संवैधानिक प्रावधान की भांति है जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिपादित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि डायसी ने मतलब ये है कि विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष क्षमता और
विधि की भावनाओं की सर्वव्यापकता, जो अपनी बातों में तीनों बातें उन्होंने रखी है कि मतलब विधि शासन के लिए जो बातें तीनों जरूरी है। तो इसमें सर्वोच्चता की बात उन्होंने रखी है कि विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए और विधि के समक्ष सब बराबर होने चाहिए, एक जैसे समान होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान है। और तीसरी बात है कि विधि की भावनाओं को व्यापकता या सर्वव्यापकता दी जानी चाहिए।